आज मुझे बड़े हर्ष के साथ कहना पड़ रहा है। कहते हैं कि जहाँ पर स्वार्थ होता है और जहाँ पर अभिमान घमंड होता है वहाँ पर कभी जीत नहीं हुआ करती। लेकिन एक कहानी आपने सुनी होगी कि एक खरगोश और कछुए की कहानी। खरगोश बहुत चालाक था, सोचा कि मैं आगे तो निकल ही जाऊंगा, मैं तो जीत ही जाऊंगा, थोड़ा सो लेता हूँ, कछुआ मेरा क्या कर पाएगा, मैं तो अभी 2 कदम आगे जाऊंगा और मैं भागता हुआ मंजिल तक पहुंच जाऊंगा। लेकिन कहते हैं ना कि कछुआ की चाल के जरा जब धीरे धीरे कोई रेंगता है तो उसका रिस्पॉन्स भी मिलता है और अहम घमंड लोगों का चकनाचूर हो जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं शुरू से लगातार मैं विरोध मुकदमा का नहीं, मुकदमा में जुड़े हुए लोगों का करता हूं और जब तक सांसें हैं करता रहूंगा। क्योंकि जिस जगह पर अभिमान हो, जिस जगह पर लूटपाट हो, वहां पर हम जैसे लोग कभी भटकते नहीं हैं। आप सोचिए कि एक तरफ 1486 को लेकर के यानी कि बंटवारा पहले से ही कर दिया गया है। हम 70,000 ग्राम प्रहरियों की बात करते हैं, ये लोग 1486 लोगों की बात करते हैं। मैं आज इस वीडियो को बना रहा हूं और आपको बताने जा रहा हूं कि मुकदमा से जीत आपको कैसे मिलेगी। ये मेरा बहुत सोच समझ करके वीडियो बना रहा हूं। इस वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो आप यकीन मानिए कि आपको एक सच्चाई जरूर पता चल जाएगी कि हम मुकदमा को किस तरह से जीत सकते हैं। प्यारे मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं यहां चल रहा है 70,000 बनाम 1486। कोर्ट में चल रहा है मुकदमा 1486। सबसे पहले तो मैं आपको सिर्फ उदाहरण दूंगा, उस उदाहरण को ध्यान से समझना, लेकिन उसके पहले एक बात बता दूं। जौनपुर से गंगाराम पासवान जिन्होंने मुकदमा डाला, आज उनके मुकदमे में जीत होते हुए मुझे नजर आ रही है। और वो पता है क्यों? क्योंकि वहां पर घमंड अभिमान नहीं है, वहां पर 70,000 ग्राम प्रहरी के स्वाभिमान की बात की गई है। गंगाराम पासवान कोई ठगी विद्या नहीं कर रहे। गंगाराम पासवान सिर्फ 200 रुपए में मुकदमा लड़ रहे हैं। आप सोचिए, कहां पर 6,000 और कहां पर 200 रुपया। आप यहां से अनुमान लगा सकते हैं। मैं गंगाराम पासवान जी आपका तहे दिल से वंदन और अभिनंदन करता हूं और दिल से समर्थन देता हूं कि आप जैसे लोग कछुआ की चाल चलते चलते एक दिन जरूर विजय को प्राप्त होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि मुझे जानकारी जो प्राप्त हो रही है कि जनवरी तक कोई ना कोई अच्छा अपडेट आपको मिल सकता है। और मैं समस्त बंधुओं को भी कहना चाहूंगा कि मैं जल्द ही गंगाराम पासवान से मिल करके इस मुकदमे पर हाथ डालूंगा। क्योंकि मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोगों को, हमारे भाइयों की मंशा है, उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं मुकदमे से जीत हो सकती। जी बिल्कुल हो सकती। कैसे हो सकती? उसका कारण, जब नेतृत्वकर्ता ईमानदार हो, स्वाभिमानी हो और बेईमान ना हो तो आप अवश्य जीतेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। 200 रुपए, मात्र 200 रुपए में मुकदमा लड़ा जा रहा। जरा सोचिए, 200 रुपए में आजकल क्या मैं बोलूं, कहां 6,000 और कहां 200 रुपए। आप सोचिए। और मैं विश्वास के साथ कहता हूं, यदि आपका आदेश मुझे प्राप्त होगा तो माननीय गंगाराम पासवान जी के साथ मिलकर के इस मुकदमे को बड़ी जीत दिलाने का काम आपका भाई करेगा। मैं फेंकता नहीं हूं, बैठ करके बोलता हूं, जितना बोलता हूं सॉलिड बोलता हूं। लेकिन बहुत अच्छा लगा मैं जब अपडेट सुनता हूं और खुशी मिलती है। हालांकि गंगाराम पासवान का विरोध मैंने इसीलिए नहीं किया क्योंकि अगला आदमी 200 रुपए में मुकदमा लड़ रहा, वो कोई ठगी विद्या नहीं कर रहा, चौकीदारों के हित के लिए काम कर रहा, अधिकार के लिए काम कर रहा। जो हित के लिए काम करता है मैं उसका समर्थन करता हूं और ये आप अच्छी तरह जानते हैं। आप जरा सोचो कि कई बार आपने देखा होगा, मैं आपको एक छोटे से उदाहरण दे रहा हूं, ये तो गंगाराम की बात हो गई। आपने देखा होगा कि जैसे मान लो मैंने आपसे पैसा लिया, इस बात को ध्यान से समझना मेरे भाई, मैंने आपसे पैसा लिया या आपने मुझसे पैसा लिया, जो भी है, पता लगा मैंने आपसे पैसा लिया और मैं बेईमान निकल गया, मैं पैसा आपको देना नहीं चाहता हूं। आप गए कोर्ट,
आपने मेरे खिलाफ कर दी कार्रवाई। कार्रवाई चलती रही साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, जो भी चला। कार्रवाई होने के बाद क्या हुआ? कार्रवाई होने के बाद यह हुआ कि कोर्ट ने कहा, या भाई साहब आपने पैसा क्यों लिया? मैंने अपना तर्क वितर्क रखा। जब कोर्ट वहां पे कंफ्यूज हो जाती है कि मतलब अगला आदमी भी यह सबूत पेश कर रहा है और दूसरा पक्ष भी सबूत पेश कर रहा है, जब कोर्ट को समझ में नहीं आने लगता है तो वो क्या करता है? मुकदमे को सुरक्षित रख देता है। वो सोचता है कि चलो भाई इसको बाद में हम देखेंगे, अपने हिसाब से सोचेंगे। फिर क्या होता है? दोनों वकील बैठ करके आपस में बात करते हैं, चीजों को समझते हैं, ताकि एक पॉइंट मिलना चाहिए। लेकिन यहां पर पॉइंट नहीं मिलता है। जब पॉइंट नहीं मिलता है तो मुकदमा सुरक्षित रह जाता है, और कई ऐसे मुकदमा सुरक्षित रखे रखे लास्ट में नए सिरे से स्टार्ट होते हैं जब कंफ्यूजन हो जाती है। इसको सीधी भाषा में मैं बोल रहा हूं। लेकिन यदि मान लो मुकदमा आपका सुरक्षित नहीं है, मान लो मैंने पैसे आपसे लिए, अब मुझसे कोर्ट कह रहा है कि भाई इसके पैसे दीजिए, तो यहां पर एक प्रावधान होता है। वादी और प्रतिवादी जो होते हैं उनका एक अधिकार होता है कि भाई माननीय न्यायालय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मैं अभी विगत 2 साल तक मैं बहुत स्थिति से गंभीर हूं, परेशान हूं, मुझे 2 साल का मौका दिया जाए। तो कोर्ट 2 साल का मौका देती है, तब जाके कहीं काम बनता है। अब आ जाते हैं आपके मुद्दे पर। इसी तरह से आपके विभाग में भी हो रहा है। यहां पर क्या हो रहा है कि पैसा तो ना के बराबर खर्च हुआ है, लेकिन ठगा ज्यादा गया। खैर वो ठगी विद्या आप 1486 दिए हो तो आप जानो, आपका काम जाने। ठीक, फिर क्या हुआ? सुरक्षित करके अफवाह उड़ा दी गई। जब यहां से बैंड मैंने बजाया तो अब लोग बात बदलना स्टार्ट कर दी। अब लोग अपनी अब सही बात पर आ गए कि वो मुकदमा सुरक्षित रखा गया है, वकील आपस में बात करेंगे, फिर आगे देखो क्या निर्णय होगा। अब आ गए, इसीलिए तो विरोध करता हूं। और शायद 1486 लोगों को ये नहीं पता कि मैं तुम्हारी पट्टियां खोल रहा हूं। तुम्हारे अगर मैं इतना ना विरोध करूं, ना बोलूं, तो शायद ये लोग सच ना उगलेंगे, ये आपको मूर्ख बनाते रहेंगे। कल आपको एक ऑडियो क्लिप मैंने डाला है। आजकल 5-6 दलालों को छोड़ा गया है कि अनु त्रिपाठी को जो जितनी ज्यादा आप लोग टॉर्चर करके हमको रिकॉर्डिंग भेजोगे उतना ज्यादा तुम्हें इनाम मिलेगा, ज्यादा परसेंट बनेगा। तो उसमें एक व्यक्ति के द्वारा मुझे फोन किया जाता है, चित्रकूट का बंदा है, बड़े सम्मान से बात करता, तो मैं भी सम्मान से बात करता हूं। मैंने उसकी बातों का समर्थन किया कि भाई, अगले ने कहा कि भैया अब आप ही शांत हो जाइए, कम से कम हम लोगों का शायद मुकदमा से उद्धार हो जाए। चलिए भाई कोई बात नहीं, भाई लोग हैं अपने, हटाओ। मैंने खत्म कर दिया। उसके बाद वो बंदा मेरी रिकॉर्डिंग डालता है ग्रुप में, और उसमें पता है क्या बोलता है कि मैंने उस अन्नू साले को फोन किया, इस साले को इतना पागल मैं कर दूंगा, इतना पागल। तो मैं उन लोगों को एक बात कहना चाहता हूं, पागल तो तुम्हारा पापा भी मुझे नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा फोन ऑफिशियल है नंबर, और वो नंबर ज्यादातर ऑफिस के लोग ही उठाते हैं। तुम उन्हीं से पहले पंगा ले लो, मुझसे बात करने की तुम्हारी औकात ना है, पहले तो आप कान खोलकर ये समझ लो। ठीक है, हाँ। अब आ जाते हैं मुद्दे पर। इसी तरह से आपके विभाग का भी सीन है कि जैसे मान लो उन्होंने सुरक्षित रख दिया, अब कल को क्या होगा कि जब उन्हें चीजें नहीं समझ में आएगी तो नए सिरे से भी प्रावधान है। यदि मान लो अगर शासनादेश आ गया, मान लो जजमेंट आ गया, तो उसमें क्या होगा? सरकार अपना पक्ष रखेगी। सरकार कहेगी मुझे 4 साल समय चाहिए, 5 साल का समय चाहिए, 3 साल का समय चाहिए। सरकार को समय दिया जाएगा। लेकिन पता लगा 27 में सरकार चेंज हो गई, दूसरी सरकार आ गई, पता लगा दूसरी सरकार ने दूसरे तर्क वितर्क दे दिए। तो इस तरह से मुकदमे की छींचा लेदर हो जाती है, पहली बात। दूसरी बात, आप एक बात और सुन लीजिए। जब आपने 18,000 की अर्जी उसमें दी है कि 18,000 रुपए मेरा वेतन होना चाहिए, ये होना चाहिए, मैं 30 दिन की ड्यूटी करता, फलाना ढिमकाना, जो भी, सबसे पहले तो आपसे डेटा मांगा जाएगा, जिसमें कि डेटा आप बिल्कुल नहीं दे पाओगे, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं। दूसरी बात, सरकार सीधे तौर पर अपनी अगर पक्ष में बात रखेगी तो वो सीधे एक ही बात कहेगी कि महोदय, ग्राम प्रहरियों को गांव में रखा गया था सिर्फ देखरेख के लिए, और कहीं ना कहीं लोगों को एक रोजगार के मुद्दे पर रखा गया था। इसके अलावा यदि हमारी अभी कोई मंशा ऐसी नहीं है जिससे मैं इतना फंड इकट्ठा कर सकूं, या मैं इन लोगों को इतना अफोर्ड कर सकूं, और यदि मैं अगर आगे 2 साल 3 साल बाद करता भी हूं, तो महोदय मैं इसमें डिग्री अप्लाई करूंगा, यानी कि मैं मेरिट के हिसाब से लोगों को वेतन दूंगा और उस हिसाब से मैं काम लूंगा। फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि 70,000 में से 50,000 लोगों की नौकरी की सामत आ जाएगी।
आप सोचिए, ये 1486 के लोग गेम खेल रहे हैं आपके साथ, और ये सबसे बड़े दोषी 1486 लोग हैं। इसमें जो 5-6 हैं वो तो ठग हैं, बाकी जो 1486 जो जिद में लगे पड़े हैं ना, ये समझ लीजिए कि बंटा धार कर दिए इस विभाग का। आप सोचिए कि ये 50,000 लोगों के पेट पे लात मार रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि इस विभाग में बहुत कम ऐसी संख्या है जो ज्यादा लोग पढ़े लिखे हैं, बहुत ऐसे भी हैं जो बहुत परेशान है, आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं। आप सोचिए, हर चीज का तर्क और वितर्क करने का एक अपना तरीका होता है। अब गंगाराम पासवान जो लड़ रहे हैं वो 70,000 बनाम सरकार लड़ रहे हैं। अब 70,000 बनाम सरकार का मतलब आप समझते हैं ना कि सरकार को सोचना पड़ेगा। तो सरकार यहां पर क्या वितर्क अपना देगी? सरकार कहेगी ठीक है सर, मैंने 1,000 रुपए बढ़ाया था, अब मैं जल्द ही मैं कोशिश करूंगा कि इनका मानदेय लगभग मैं 10,000 तक कर सकता हूं, जो कि सरकार के हाथ में, और करेगा, आप यकीन मानिए करेगा। 10,000 तक संभव है होने का। लेकिन आप 18, 20,000, 25,000 मुंह दिया है कि भैया कुछ भी बोल सकते हो, तो ये संभव नहीं है। इस बात को कान खोल करके सुन लो। यदि 8 से 10,000 रुपए अगर सरकार देगी तो हो सकता है कि मेरिट नहीं लागू करेगी, वो आपसे 30 दिन का काम ले सकती है, स्कूल में ड्यूटी लगा सकती है, वन विभाग में लगा सकती है, वो कहीं भी लगा सकती है। आई समझ में? ये होता है मेरे भाई सारा सिस्टम। लेकिन बात वही है कि किसको समझाऊं, किसको कहूं। जिसको समझाओ तो लोगों को लगता है कि नहीं, मैं ज्यादा गाली दे लूंगा तो मैं बहुत बड़ा तीर मार लूंगा। शायद उन्हें अंदाजा नहीं है कि जो तुम रास्ता चल रहे हो वो रास्ता सिर्फ एक नरक की ओर आपको ले जा रहा है। और बात क्या करते हो? बोलते हो कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो कोई पाखंड नहीं करता, मैं बड़ा ईमानदार आदमी हूं। कोई बात नहीं, सच्चाई और ईमानदारी आपको जल्द ही पता चलेगी। और हाँ, आप लोगों से एक इजाजत और लूंगा कि यदि हमारे पास इस तरह के कॉल आ रहे हैं लगातार, जिसमें सरेआम धमकी दी जा रही है, मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग मौजूद है, मैं साक्ष्य पेश करने के लिए तैयार हूं। मैं आपका आदेश चाहता हूं। यदि आप लोगों का भारी संख्या में मुझे मत मिलेगा और आदेश मिलेगा तो अब अन्नू त्रिपाठी और 1486 लोगों का मुकदमा चलेगा। इस बात का मैं आपसे वादा करता हूं। बस आपके परमिशन की आवश्यकता है, क्योंकि मैं भी अब फ्री माइंड हो चुका हूं। मैं चाहता हूं कि अब कुछ नया किया जाए। तो कुछ नया करने के लिए वो अपने साक्ष्य पेश करें और मैं अपने साक्ष्य पेश करता हूं। 1486 और अन्नू त्रिपाठी बनाम मुकदमा चलेगा। मैं अकेला चलूंगा और उन 1486 के ऊपर अगर भारी नहीं पड़ा तो मैं भी अपने पिता की औलाद नहीं, ये भी वादा करता हूं। सारे तर्क वितर्क मुझे कैसे रखने वो मैं रखूंगा। और कुछ ऐसे दलाल जो कहते हैं कि तुमने कार्ड का पैसा लूटा, उन पागल लोगों को मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अन्नू त्रिपाठी के अगर खाते में किसी ने 200 भेजे हैं तो उतना मैंने उनका सामान उन्हें वापस दिया है। और जिन लोगों का नहीं दिया है तो उनकी गड्डियां हमारे पास पड़ी हुई हैं, क्योंकि सब अलग अलग हैं, उनके भी जल्द उनके पास पहुंच जाएंगे। 2-3 लोगों की वर्दियां पड़ी हैं, वो भी जल्द पहुंच जाएंगी। एक वर्दी हमने अपने गाजियाबाद वाले भाई के पास भेजी थी, लेकिन वहां पर इनका नंबर नहीं लगा। वो वर्दी मेरे पास फिर से पुनः वापस आ गई। तो गाजियाबाद वाले भाई, अगर आप सुन रहे हैं तो कृपया करके आप परेशान ना हो, वर्दी आपकी सुरक्षित है, हमारे पास है। तो यहां पर बेईमानी नाम का कोई चीज नहीं है, पहली बात। और बड़े हक के साथ पता कैसे पूछते हैं इन्हीं के दलाल कि आपने मेरे कार्ड बनवाए हम लोगों के, तो आप मुझे जवाब दीजिए कि मेरा वेतन क्यों नहीं बढ़ रहा। तुमने कार्ड बनवाया है, और कह रहे कि वो लोगों से कह रहे कि तुमने कार्ड बनवा लिया, उस कार्ड से क्या झंडे गाड़ रहे हो। अरे मूर्ख आदमी, तेरे को ये पता होना चाहिए ये संगठन के सदस्यता कार्ड है, और इन कार्ड की औकात तुम ना जानोगे। इस कार्ड की वो औकात है कि यदि वर्दी में ये कार्ड डाल करके चलते हैं ना तो प्राइवेट बसों में किराया ना लगता। जी हाँ, इसके अलावा हमारे चौकीदार, हमारे जिला अध्यक्ष गर्व के साथ में एसपी कलेक्टर के सामने वो कार्ड डाल करके बैठते हैं। अगर उसका पावर नहीं है ना तो उसको तोड़ मरोड़ कर अधिकारी फेंक देंगे। और तुम बात करते हो यार, ये सब ड्रामा उसको सिखाइए। आज के लोग जागरूक हो चुके हैं और इनको इतना जगा दूंगा कि इन्हें अन्नू त्रिपाठी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अन्नू त्रिपाठी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अन्नू त्रिपाठी तो सिर्फ जगाने के लिए आया, अन्नू त्रिपाठी नेता बनने के लिए नहीं आया। नेता तो तुम्हारे पप्पा भी नहीं रोक पाएंगे। जिस दिन चौकीदार अपने फॉर्म में आएगा उस दिन नेता अन्नू त्रिपाठी बनेगा, और ये बना भी देंगे, और बना देंगे तो फिर डंके में डंका भी बजेगा।
लेकिन नेता कब बनेगा अन्नू त्रिपाठी? जब इनका अधिकार मिलेगा, और जब इनका अधिकार मिलेगा तो नेता बनाने से कोई मुझे रोक भी नहीं पाएगा। मुझे जो भी बनना होगा, मेरी किस्मत आप छीन नहीं सकते। आप उलरिए और गिरिए, 4 रोटी खाइए, फोन करते रहिए, ऑफिस में फोन उठता रहेगा, आराम से मजे लेते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पागल नहीं कर पाओगे। आप इनकी सोच को समझिए। मैंने इसीलिए वीडियो डाला कल वाला कि आप यहां से दिमाग लगाइए। जो कह रहे हैं कि साले को पागल करो, जल्दी भगाओ, इतनी घबराहट है लोगों के अंदर, आखिर क्यों? एक व्यक्ति ऐसे लोग 1486 लोगों पर भारी पड़ रहा, तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई भाई। ये विश्व रिकॉर्ड बनने वाला है और बनेगा, इसमें कोई शक नहीं है। आप जैसे व्यक्ति हमारे साथ जब तक खड़े हैं तो मुझे किसी चीज का डर नहीं है। और हाँ, एक बात कहता हूं, यदि आप इजाजत देंगे तो 1486 और अन्नू त्रिपाठी बनाम ताल ठोक करके मैदान में कूदेगा और कोर्ट कचहरी के द्वारा साबित कर दूंगा कि ठग कौन, ईमानदार कौन और झूठा कौन। ये मेरा आपसे वादा है। जय हिंद, जय भारत। वीडियो यदि आपको सच में समझ में आया है ना, तो शेयर अवश्य करना। इसके अलावा एक छोटा सा उदाहरण लास्ट में और दे देता। आपने देखा होगा कि जैसे खेत का मामला होता है या कुछ भी मामला होता है, आप मुकदमा जीतने के बाद भी कब्जा नहीं ले पाते, जिसके लिए 10 साल लग जाते हैं। कोर्ट आदेश देता है पुलिस वालों को, लेकिन कब्जा नहीं होता। कई फोन हमारे पास आते कि भैया कब्जा नहीं मिल पा रहा, आदेश हो चुका, आदेश के कागज। तो यही आप 1486 लोगों के साथ होने वाला है। ये आपका भविष्य बता रहा हूं कि आदेश भी होने के बाद भी आप 10 साल लगे रहोगे। मुझसे झूठ बुलाने की कोशिश मत करिए। मुझसे कहते हैं फोन कर करके कि आप बोलो कि नहीं नहीं बहुत बढ़िया हो रहा है। मैं क्यों झूठ बोलूं भाई, बढ़िया हो रहा है। मैं तो भैया सही बोल लूंगा। क्यों? क्योंकि आज बुरा हूं पर लेकिन कल एक दिन अच्छा इंसान बन कहलाऊंगा। इसलिए मैं कहता हूं डंके की चोट पर कि तुम्हें फिर ऐसे ही भटकना पड़ेगा। तुम चाहे जितना जोर लगा लो, क्योंकि तुम्हारा अभिमान और तुम्हारा घमंड और तुम्हारी जातिवादी सोच तुम्हें कभी आगे नहीं बढ़ने देगी। चाहे जितना जोर लगा लो और चाहे जितना कोशिश कर लो। 1486 में बहुत ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने पैसा देना बंद कर दिया। मैं उनका धन्यवाद करता हूं। एक दिन तुम हीरो बन जाओगे। अगर आपने पैसा नहीं दिया ना, तो एक दिन अन्नू त्रिपाठी को दिल से याद करोगे और धन्यवाद बोलोगे कि अन्नू भैया मेरा पैसा आपने बचा दिया। जय हिंद।